गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। आज हम आप लोगों के लिए फिर क्लास 10 जो है यानी 10वीं क्लास का जो ज्योग्राफी की जो पुस्तक है उसका जो पहला अध्याय है भारत संसाधन एवं उपयोग, इस पर हम आज तीसरा वीडियो लेके आए हुए हैं। पहला वीडियो में हमने संसाधन और उसके प्रकार, संसाधनों का वर्गीकरण, सारी चीज़ों का हम व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। और दूसरे वीडियो में हम संसाधन के जो प्रकार है, जो भूमि संसाधन है, उसके बारे में हम जो है ये सब वीडियो में एक दो वीडियो में हो चुका है। तो उसके बाद जो है दूसरी वीडियो में हमने मृदा प्राकृतिक संसाधन का जो भूमि संसाधन है, जिसमें आपको मृदा आते हैं और मृदा के निर्माण के कारक और जो है बताए हैं, और भूमि के कितने जो है भाग होते हैं, यानी कितने प्रकार से भूमि को विकसित किया गया है। जैसे मृदा को विकसित किया गया है तो लेटेराइट मिट्टी यानी कि 6 प्रकार से मृदा को आप देख सकते हैं, पर्वतीय मृदा तक जो है हमने दूसरा वीडियो में बता चुका है। आज हम आप लोगों के लिए तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी जाके आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन कर देख लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग जो है ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को बताए थे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज हम लेके आए हैं जल संसाधन टॉपिक्स, ठीक है। तो आप लोगों का हम समय लेना चाहेंगे, 1 मिनट का समय जो है, इसलिए आप लोगों को कि ताकि पीछे की जानकारी जो है आप लोगों को मिल सके। आज हम पढ़ेंगे हम लोग जल संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन का दूसरा भाग है आपको जल संसाधन। पहला था भूमि, जो इससे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े। अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आई वाली बाढ़ को आपने देखा होगा, यानी कि 2008 में जो बाढ़ आई थी उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में, बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी। बहुत बार पूछा जाता है कि 2000 ईस्वी के आसपास में बिहार में उत्तर कोसी प्रदेश में किस ईस्वी में जो है बाढ़ आई थी, तो ये 2008 में आया था, ठीक है। इसके विषय में सुना होगा आप लोग, अगर जो भी बच्चे उस समय होंगे तो आप लोग ज़रूर सुने होंगे, या टीवी पे समाचार पत्र में या आकाशवाणी में जो है सुने होंगे, देखे होंगे। बाढ़ की जो विभीषिका जो थी वो अत्यंत ही प्रलयकारी थी, जिसमें अपार जान माल की जो है क्षति हुई थी, ठीक है। यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल कहाँ, जहाँ एक ओर प्रलय का तांडव करते हैं तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। यानी कि जल जहाँ एक ओर प्रलय करती है तो दूसरी ओर क्या करते हैं, तो मानवीय जीवन को सरल करती है, सुगम बनाती है और सभ्यता भी रचते हैं। यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास कहाँ से हुआ है, नदी घाटी से हुआ है। बहुत बार सवाल में आता है कि विश्व की लगभग सभी घाटियों का जो सभ्यताओं का उदय कहाँ से माना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाता है उस समय आपको नदी घाटी याद रखना है। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रहा है, तो कई औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज जो है बिजली उत्पादन के लिए जल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। साथ ही जो बड़े बड़े मशीनरी होते हैं उसको ठंडा करने के लिए भी जल का प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी कि 71 या 72 भी कह सकते हैं, 71-72% भाग में क्या है, जल है। अगर हम पृथ्वी को 4 भागों में बांटेंगे, यानी कि 25 करके बांटेंगे, तो 25 में से 3 भाग मान के चलिए जल है, ठीक है, और 1 भाग पे आपको धरातल है। तो कह रहे हैं कि 3/4 भाग पर क्या है, जल से ढका हुआ है, लेकिन अधिकांशतः जल लवणीय है। अब देखिए 3 भागों में 4 भाग में 3 भाग जो है आपको क्या है, जल है, लेकिन उसमें से ज़्यादा जल जो है लवणीय है। लवणीय का मतलब लवण की मात्रा ज़्यादा है। इसलिए स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इन स्रोतों को सतत नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्रण द्वारा होता रहता है। जल चक्रण गतिशील होता है, जिस कारण जल का नवीकरण निर्बाध गति से होता है। यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन भी है। इसलिए जल को क्या कहा गया है, एक नवीकरणीय संसाधन कहा गया है। इसलिए अब आप लोगों को जब हम वर्गीकरण कर रहे थे संसाधन का, उसी समय में एक आता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा आता था अनवीकरणीय संसाधन। तो जल को क्या कहा जाएगा, नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जल की स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सवाल आता है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं या प्लानेट भी कह सकते हैं, ब्लू प्लानेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी को ब्लू प्लानेट कहते हैं। क्या होगा, नीला ग्रह। ये हमेशा याद रखना है। यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। अब किस किस रूपों में आपको जल स्रोत देखने को मिलेगा, तो एक हो गया आपको भूपृष्ठीय जल। क्या हो जाएगा, भूपृष्ठीय जल। और दूसरा हो जाएगा भूमिगत जल, और तीसरा हो जाएगा वायुमंडलीय जल, और चौथा हो जाएगा आपको महासागरीय जल। तो यानी कि जल को कितने भागों में बांटा गया है, या जल स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला भूपृष्ठीय, दूसरा भूमिगत, तीसरा वायुमंडलीय, और चौथा हो गया महासागरीय जल। चलिए अगला है कि जल भंडारण को ध्यान में अगर रखा जाए तो महासागर सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र होते हैं। इसी कारण इसे जलधि भी कहा जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि जल स्रोतों में सबसे ज़्यादा जल संग्रहण किस जल स्रोत में होते हैं, तो ये जो आपको महासागरीय दिया हुआ है, या यहाँ पे महासागर जो है सबसे जल संग्रहण केंद्र होते हैं। इस जितने टॉपिक हम आप लोगों को बताए जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट्स बताते हैं, आप अपने कॉपी में भी इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और जल संग्रहण यानी महासागर को क्या कहा जाता है, जलधि की संज्ञा दी जाती है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, तो विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागर में ही पाया जाता है। उनमें मात्र 2.5% ही अलवणीय मृदु जल होता है। अब देख लीजिए कि पूरे विश्व में कुल जल का जो आयतन है उसमें आपको 96.5% जल क्या है, महासागर में आपको देखने को मिलेंगे। और उनमें मात्र 2.5% जल जो है वो आपको अलवणीय है, यानी कि नमकीन नहीं है, एकदम मृदु यानी मीठा जल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी जो हम आप लोगों को 4 जो अभी बताए हैं कि जल के स्रोत, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जल के स्रोत क्या क्या है। 4 जल स्रोत अब यहाँ पे हम आपको बताए थे, भूपृष्ठीय, भूमिगत, वायुमंडलीय और महासागरीय जल। अब हम लोग इसको विस्तृत रूप में देखेंगे। पहला है आपको भूपृष्ठीय जल। क्या है भूपृष्ठीय जल, तो धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। यानी अगर मान लीजिए पृथ्वी पर जो भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है, वो आपको वर्षण यानी वर्षा कह सकते हैं। वर्षण का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। यानी जितना वर्षण होता है उसका 20% भाग जो है वाष्पित होकर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं, जल के मान लीजिए कुछ बारिश हुआ, जो पानी इकट्ठा हुआ, इसका 20% भाग जो है वायुमंडल में चला गया। कुछ पानी जो है भूमिगत हो जाते हैं, यानी कुछ अंश क्या हो गए, भूमिगत हो जाते हैं। जबकि अधिकांश भाग नदी नालों, झील तालाबों, ताल तलैया में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और शेष जल सागर एवं महासागर में जा मिलता है। उपरोक्त ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल या भूपृष्ठीय या धरातीय जल कहलाते हैं। यानी कि हम लोग इसको एक बार अच्छे से देखेंगे। बहुत अच्छा ये टॉपिक है कि धरातल पर जो भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है, तो वर्षण है या वर्षा कह सकते हैं। वर्षा का 20% भाग जो है वो आपको वायुमंडल में चला गया, कुछ अंश भूमिगत हो गया यानी नीचे आ गया, जबकि कुछ भाग नदी नाला, झील, तालाब, ताल तलैया में मिल जाएगा। शेष जल जो है आपको महासागर में जा सकता है। ये जो उपरोक्त सभी भूपृष्ठ पर जो भी पाए जाते हैं, भूपृष्ठ मतलब हो गया पृथ्वी के पृष्ठ पर, जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर जो भी जल है
उसे हम लोग क्या कहेंगे, धरातीय जल या भूपृष्ठीय जल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भूमिगत जल। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा होकर भूमिगत जल कहलाता है। यानी वर्षा, जब मान लो ये पृथ्वी है, जब वर्षा होती है तो जो धीरे धीरे रिस रिस कर पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, यानी धरातलीय छिद्रों से रिस रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, अर्थात दोनों माध्यम से जल रिस रिस कर बड़े मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से एकत्रित जल भौम जल के नाम से जाना जाता है। तो धरातलीय जल को क्या कहेंगे, भूपृष्ठीय जल कहेंगे, और भूमिगत जल को भौम जल कहेंगे। ठीक है, चलिए, जल संसाधन का वितरण कैसे हुआ। यानी विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चल जाता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है। सवाल ये आता है कि विश्व स्तर पर अगर जल के वितरण को देखा जाए तो अधिकांश जल किस गोलार्ध में आते हैं, तो ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वो आपको जल गोलार्ध कहलाता है और उत्तरी गोलार्ध आपको स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं। फिर भी जैव विविधता है तो ये महत्वपूर्ण है, जहाँ मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु, वनस्पति एवं खनिजों का भंडार पाया जाता है। यानी कि कह रहा है कि पृथ्वी पर जो जल का अधिकांश भाग है वो आपको लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, लेकिन फिर भी यह जैव विविधता का रूप क्या है, धारण किए हुए हैं, जिसमें समुद्री मछलियाँ, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, खनिज का भंडारण पाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, तो विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड व पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और तापमान 25 डिग्री भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में और लगभग 25% जो है भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। यानी कि भूमिगत जल का 75% जो भाग है अभी भी वह स्वच्छ जल के रूप में नहीं आते हैं, सिर्फ 25% जो भाग है वो आपको स्वच्छ जल के रूप में आते हैं। साथ ही पूरे विश्व के कुल मृदु का जो 75% भाग जो है वो आपको अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या दिया, भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। देखिए एक जीके यहाँ पे भी आ गया है। वैसे 17% जनसंख्या जो है दिखाती है आपको बहुत सारे किताब में, तो इसको याद रखिएगा। 16 दशमलव ऐसे कुछ है, लेकिन 17 भी आती है। तो विश्व के कुल जनसंख्या के भारत में लगभग कितना प्रतिशत है, 16% आबादी निवास करती है। इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। यानी कि जितना % आबादी है उसका मात्र 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से तथा 1869 घन किलोमीटर भूपृष्ठीय जल प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों, एक है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रभावित होती है। आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण दुर्गति से हो रहा है, जिसकी भंडारण क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है। देश की स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर थी। भारत के स्थलाकृतिक स्वरूप एवं मध्यभागताओं के वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग हो सका है।
चलिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या आप जानते हैं, इसको एक बार से हम लोग अच्छे से देखते जाएंगे। क्या आप जानते हैं? तो कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक है। इन्हीं नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां स्थान एवं 10वां स्थान प्राप्त है। अगर पूछा जाए कि विश्व की 8वीं नदी भारत की किस नदी को माना जाता है, तो 8वीं नदी ब्रह्मपुत्रा को माना जाता है और 10वीं नदी गंगा को माना जाता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। डाटा है कि भारत नदियों की द्रोणियों के अनुसार पृष्ठीय और भूमिगत जल का वितरण, यानी भारत में जो नदियों की द्रोणी है उसमें आपको पृष्ठीय जल और भूमिगत जल का वितरण कितना कितना है। जैसे आप सिंधु को देख सकते हैं, तो पृष्ठीय जल प्रवाह जो है वार्षिक प्रवाह 713 है, उपयोग 46% है। भूमिगत जल अपूर्णीय में 26% है, उपयोग आपको 24% है। ये डाटा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों चीज़ का जो है ना, बस आपको वार्षिक में 700, 5200 और 629 याद रखना। पृष्ठीय जल प्रवाह घन मीटर में, अरब घन मीटर में, और इसको भी इतना याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जल संसाधन का उपयोग। कहता है कि भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या लगभग तिगुना हो गई। आज भारत की जनसंख्या स्वतंत्रता कहता भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्रों में मांग त्वरित बढ़ी है। पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग जैसे उपकरणों की वृद्धि से जल की मांग बढ़ गई है। 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, 5771 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है। संभावना है कि 2025 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी, जो जल संकट की समस्या के आगमन का एक संकेत प्रस्तुत होता है, जहां ऐसा संकटापन्न देशों को जल का आयात करना पड़ेगा। अब देख लीजिए कि अब भारत में जो है भी जल संकट की प्रबल संभावना बढ़ते जा रही है। इसलिए सभी से निवेदन करेंगे कि जल का ज़्यादा दुरुपयोग ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही जल का जो है उपयोग करें, बर्बादी ना करें। क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों में शरीर में जितनी वजन है उसके अनुसार 75% भाग जो है वो आपको जल है। शरीर में 75% यानी 75 छोड़िए 70-65 इसके आसपास ही दिया जाता है। वैसे आपको किताब को लेके चलेंगे तो हम लोग याद करेंगे कि प्राणियों में 65% जल होता है और पौधे में 65 से लेके 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक चार्ट आ गया है, जल के उपयोग का बदलता स्वरूप। देख सकते हैं कि जल का उपयोग का कितना बदलता स्वरूप है। घरेलू, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, अन्य योग। टोटल यानी 1990 में 549 अरब घन मीटर था, 2000 होते होते 600 हो गया, 2010 में जो है 853 हो गया, 2025 में 1050 हो गया, और लग रहा है कि 2050 में होते होते ये 1150 अरब घन मीटर उपयोग में हो जाएगा। तो यानी कि समय के साथ जल के उपयोग का जो है स्वरूप भी बदल रहा है, खपत भी बढ़ते जा रहा है। एक है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट, पत्थरों, मिट्टी, मलबों के सहारे झीलों एवं अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियाँ बनाई जाती थी। अब यह परिपाटी नवीन नहीं है, हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं।
कह रहा है कि क्या आप जानते हैं देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजना को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यानी कि आज जो परियोजनाएं जो चल रही है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं सब जो चल रही है, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था, क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है, तो इसको याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं देशवासियों को जीवन स्तर को सुधारने हेतु विभिन्न योजनाएं निर्मित हुए। एक जिसका नाम था नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना पर विशेष बल दिया गया। इन परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य जो है थे, जिसमें बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों की आपूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण, मत्स्य पालन, ये सभी चीज़ें जो बाढ़ नियंत्रण है, मृदा अपरदन है, जलापूर्ति है, इन सब कृषि, पर्यटन इत्यादि थे। अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूति किया गया है। और ये जो है आपको हीराकुंड बांध पे बनाया गया है नदी घाटी परियोजना, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी विभूषित किया गया है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनका उद्घाटन किया था। और कहा था कि उनका जो मानना था, प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक, नगरीकरण, समन्वय रूप से ये सब चीज़ों पे जो है उनका परियोजना से क्या होगा, विकास हुआ है। जैसे आप भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वप्न रेखा, सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजना भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन के स्टूडेंट है, अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। भाखड़ा नागड़ा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, गोदावरी पे परियोजना, कृष्णा नदी पे बांध, स्वप्न रेखा नदी पे बांध, ये सब जो परियोजना नदियों पे जो बांध है ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, और पहले चैप्टर में हमने बताया था नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने कहा दिया था आंदोलन, ये नारा, तो इसका नारा, ये नारा देने वाली थी मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक गतिविधियां बहुत परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग अनंत विस्थापित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आप जानते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो स्थानीय लोगों द्वारा, किसानों द्वारा, पर्यावरणविदों द्वारा, मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ इसमें इम्पोर्टेंट हो। चलिए ये भारत का नक्शा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जल संकट पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि स्वीडन की एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाएगी। कहने का मतलब है कि स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। अगर इससे कम जल उपलब्ध हो रहा है तो वो क्या है, एक जल संकट है। तो जल की अनुपलब्धता संकट क्या है, जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। अगर जल की कमी होगी तो क्या चीज़ की कमी माना जाएगा, जल संकट माना जाएगा। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीनीकरण होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानव पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। चित्र संख्या 3.4 से जल की उपस्थिति को आंकलन किया जा सकता है। चलिए
आगे चलते हैं, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, बस आपको जल संकट से चीज़ों के बारे में जानना है। चलिए, क्या आप जानते हैं, ये आपको फिर से देखना है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। यानी कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत जो है वह आपको 22% भाग जो है वह जल विद्युत से क्या होती है, प्राप्त होती है। चलिए एक और आते हैं। क्या आप जानते हैं केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कानपुर में 180 कारखाना है। कौन चीज़ का कारखाना है? तो चमड़ा का कारखाना है, जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर जो जल है यानी मल जल है, जो गंदा जल है, उसको क्या किया जाता है, गंगा में विसर्जित किया जाता है। तो इसको याद रखना है। कानपुर क्या है, चमड़े का कारखाना सबके लिए प्रसिद्ध है। 180 चमड़े का कारखाना है जिसमें 58 लाख लीटर मल जल जो है क्या है, गंगा में विसर्जित होती है। अब हम लोग देखना है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण, समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है, जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका उत्पादक अनुक्रियाओं का सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लग सके। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति मिला। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति की स्वीकृति कब हुई? तो सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की स्वीकृति कब हुआ? 1987 ईस्वी में। कालांतर में कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया है। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय जल नीति की स्वीकृति हुआ सितंबर 1987। राष्ट्रीय जल नीति 2002 कब हुआ? संशोधित करके राष्ट्रीय जल नीति 2002 आया। अब सरकार जो है जल संरक्षण हेतु किन सिद्धांतों को ध्यान रखने के लिए योजनाओं को निर्मित किया? तो जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, जल को प्रदूषित होने से बचाए रखने के लिए, प्रदूषण जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करने के लिए। अब हम लोग फिर से देखेंगे भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया था। तो एक बार बहुत कंपटीशन में अब जो है क्वेश्चन आने लगा कि जल मिशन किन की देन है? तो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की ये मिशन थी, जल मिशन। इसको याद रख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जल संभर। एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या आप जानते हैं? तो कहता है कि शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पुनर्पूर्ति के बाधक तत्व है। यानी कि जिस तरह से आज शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण का मतलब हो गया कि मान लीजिए वर्षा हुआ तो वर्षा होने के बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो कुछ न कुछ अंश जो है क्या होता है, भूमिगत जल के रूप में नीचे चला जाता है। लेकिन जैसे ही शहरीकरण होता है पूरी की पूरी रोड क्या हो जाती है, पक्की हो जाती है, जिसके कारण अगर यहाँ बरसात होती है तो थोड़ा सा भी जल भूमिगत न होकर एक नाले के रूप में बाहर इधर किसी दूसरे एरिया में चली जाती है, तो जल की प्रापूर्ति नहीं हो पाती है। भवन निर्माण, अब हर जगह भवन निर्माण हो गई हैं, पक्कीकरण हो गया है, तो यहाँ भी उस भूमिगत जल नहीं मिल पाती है। रेल निर्माण हो गया है, सड़क पक्कीकरण हो गया है, तो इस सब से क्या होगा,
भूमि जल की पुनर्पूर्ति नहीं हो सकती हैं। ये सब बाधक तत्व कहलाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में पानियों की समस्या बहुत होने लगी है, जल संकट जो है वहाँ होने लगा है, क्योंकि वहाँ भूमिगत जल के तौर पे पानी जो है वहाँ जमा नहीं होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्षा जल संग्रह एवं पुनर्चक्रण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या आप जानते हैं भूमिगत जल का 22% भाग संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। यानी कि जो भूमिगत जल है उसका 22% भाग क्या है, भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण एवं पुनःचक्रण क्या है। तो वर्षा जल संग्रह कैसे होगा? जल दुर्बलता एवं उसकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई। इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना के विफल होने तथा इसके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रह एक लोकप्रिय जल संग्रह का तरीका हो सकता है। तो सबसे जल संग्रह क्या होगा? वर्षा जल को हम क्या करेंगे? संग्रह करके रखेंगे। जैसे प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रह ढांचे पाए जाते थे। तत्कालीन भारतीयों को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिक में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीकों को विकसित किए। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल हिमालय जैसी वाह्य नदियों को धारा रास्ता खेतों में सिंचाई के लिए बनाई थी। अब चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, क्या आप जानते हैं मेघालय स्थित जो चेरापूंजी मासिनराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रह से हो जाता है। यानी कहता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय के चेरापूंजी एवं मासीराम में। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो आपको हम डिस्क्रिप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव भी बताते चल रहे हैं। और ये जो है आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसीलिए हम एनसीईआरटी बुक को ही लेके चल रहे हैं। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको चेरापूंजी के मासिनराम में होती है। ठीक है, चलिए एक फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण, और यहाँ दूसरा देखें हैं बेकार पड़े हुए कुएं के माध्यम से पुनर्भरण, छत वर्षा जल संग्रह। एक क्वेश्चन और आता है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर याद रखना है आपको, राजस्थान में है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास से इन क्षेत्र को 12 मासी पेयजल की सुविधा भी होती है, तो इसको याद रखना है। चलिए एक है सोन परियोजना, एक अध्ययन स्वतंत्रता प्राप्त भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाओं तैयार की गई। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की भी संज्ञा दी गई, जिस पर पूर्व में चर्चा की गई है। बिहार में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजना बनाई गई, जिनमें 3 प्रमुख परियोजना है, सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। सोन घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना भी है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अत्यधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इन नहरों का विकास 1874 ईस्वी में किया था। यानी सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ था? 1874 में। इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। पूर्व की नहर से पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है। यानी पूर्व की नहर से जो है आपको पटना, गया और औरंगाबाद की लगभग 3 लाख भूमि जो है होती है।
इस नहर की पश्चिमी शाखाओं से 3 शाखाओं का निर्माण हुआ है। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर जिले को सिंचित करती है, ठीक है, और तीसरी शाखा जो है वह चौसा क्षेत्र को कहती है। यानी कि सोन नदी घाटी परियोजना का विकास जो है 1874 ईस्वी में हुआ। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर 3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचित करती है। पटना को, गया को, औरंगाबाद को इसकी 3 शाखाएं जो है निकाली गई हैं, जिसमें 3 उप शाखा मान सकते हैं। पहली शाखा भोजपुर में, दूसरी शाखा जो है बक्सर में और तीसरी शाखा जो है चौसा क्षेत्र में। इस प्रकार ये त्रिशाखाएँ जो है आपको रोहतास, बक्सर व भोजपुर तीनों जिला को प्रभावित करती है। तो इस सोन परियोजना से हम निम्नलिखित बिंदुओं को समझ सकते हैं। एक हो गया कि सोन घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। दूसरा, इसका विकास 1874 में हुआ, ऐसे लिख लेना है। इसकी कुल लंबाई जो है 130 किलोमीटर है। यह लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के तौर पे उपलब्ध है, जो कि पटना, गया और औरंगाबाद के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। इसकी जो है 3 उप शाखाओं का निर्माण हुआ है। पहला भोजपुर, दूसरा हो गया बक्सर और तीसरा हो गया आपको चौसा। अगर इस प्रकार हम कह सकते हैं तो रोहतास, बक्सर व भोजपुर 3 जिलों को प्रभावित करती है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि 1918 ईस्वी में इस परियोजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया था। इससे पुराने नहरों, जल का बैराज से पुनर्विकसित, नहरीकरण, सुदृढ़ीकरण, यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से विभूषित है। यानी आज जो है बिहार का चावल के कटोरा से, राइस बॉयल ऑफ द बिहार, सोन का यह जो सूखाग्रस्त प्रदेश जो है आज क्या चीज़ के नाम से कहा गया है? चावल का कटोरा। अब इसमें देख लीजिए कि इस परियोजना के अंतर्गत एक जल विद्युत हेतु शक्ति गृह भी स्थापित है, जो पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई, जिसमें 6.6 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए कहता है बिहार अगर विभाजन नहीं हुआ था, एक और क्वेश्चन है कि बिहार अगर विभाजन नहीं हुआ था उस समय इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जाना जाता था। किस योजना के नाम से जाना जाता था? कदवन जलाशय योजना के नाम से क्या हुआ? जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब आप लोग जो है इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। नहीं तो इस चैप्टर का पूरा जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के लिए पूरे किताब चैप्टर का जो भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर लेके आएंगे। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन के तीसरा भाग, वन एवं वन्य संसाधन। वन एवं वन्य संसाधन, ये हम आप लोगों को अगले वीडियो में लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।